So, welcome guys for today's online lecture series. So, first of all, I would like to welcome all of you for today's session. आज का सेशन जो हमारा है आज का सेशन हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर है, आप कह लीजिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट देखा था, हेनरी फायल का प्रिंसिपल था। आज का जो हमारा प्रिंसिपल है वो एफ डब्ल्यू टेलर। तो फेडरिक विंसलो टेलर ने ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। गाइज, आज का जो हमारा सेशन है ये इम्पोर्टेंट सेशन है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि अगेन 14 प्रिंसिपल की तरह ही ये क्वेश्चन आपको अभी तो है ही, साथ में जब आप एफ में जाओगे या अगर आप BMS वगैरह लोगे या BCom लोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है ही। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह लीजिए। ड्यूरिंग द लेक्चर अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट मुझसे लेक्चर के बाद में आप मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। मेरा ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट होगा हम लोग वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा ऑन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप जो पर्सनालिटी को देख रहे हो, ही इज द वन who joined a particular organization with a lower position and became the senior engineer और कह लीजिए चीफ इंजीनियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस्टर टेलर ने अपने ओवर द जर्नी या कह लीजिए पूरे करियर में बहुत सारे साइंटिफिक आप कह लीजिए थ्योरीज प्रेजेंट की है। इन्होंने बहुत सारे कह लीजिए आप एक्सपेरिमेंट किए और उसके रिजल्ट्स के रूप में उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज प्रेजेंट की। इन्हीं के कुछ एक्सपेरिमेंट को कंबाइन कर कर एक थ्योरी बनाई गई है, कह लीजिए प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको आप फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स प्रिंसिपल कहते हो। बेसिकली मिस्टर टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते थे, या आप कह लीजिए मिस्टर टेलर जो थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के साहिती थे। तो मिस्टर टेलर की अगर बात करें, ही वॉज एन अमेरिकन, आप कह सकते हो। ही वॉज स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट। एज अ मैकेनिस्ट स्टील वर्क्स कंपनी में काम करते थे वो फिलाडेल्फिया में, और एज अ मैकेनिस्ट उन्होंने अपनी करियर को शुरुआत किया था। बट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, आप कह सकते हो, ही बिकेम द चीफ इंजीनियर। तो एक मैकेनिस्ट की पोजीशन से उभर के चीफ इंजीनियर की पोजीशन तक इन्होंने सरवाइव किया। और ड्यूरिंग हिज करियर ही वॉज ऑलवेज, आप कह सकते हो, ही इंट्रोड्यूस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंटिफिक डेटा। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो साइंटिफिक डेटा है वो उन्होंने प्रेजेंट किए। वो हमेशा एम्प्लॉय के ऊपर किसी न किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और मैनेजमेंट के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, आप ऐसा कह सकते हो। तो टेलर्स अप्रोच टुवर्ड द मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का जो अप्रोच है, जैसे हम लोग हेनरी फायोल का जो अप्रोच था उसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं मैनेजमेंट के टुवर्ड, ऐसे ही टेलर का जो अप्रोच है उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जा सकता है। यही रीजन है कि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अब ये जो टर्म है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मान लीजिए डैश इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यू हैव टू राइट FW टेलर। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है FW टेलर इज नोन एज डैश, वहां पे लिखा होगा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज हेनरी फायोल एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यू कैन से FW टेलर। तो बिकॉज ही ऑलवेज अडॉप्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल टुवर्ड द मैनेजमेंट, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। टेलर हर चीज को, हर मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने जो भी प्रेजेंट की है वो हमेशा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होता था, आप कह लीजिए। दिस इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। टेलर कहते थे जब भी आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो यू हैव टू अडॉप्ट साइंटिफिक अप्रोच। अब ये साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड साइंटिफिक टेक्निक्स रादर देन रूल ऑफ थंब। गाइस, अब रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो जनरल रूल हम लोग यूज करते हैं, जो जनरल हमारी मेंटालिटी होती है, जो जनरल एक्टिविटी होती है, दैट इज जो दिख रहा है, मतलब जो सामान्य है, मतलब आप कह लीजिए। तो जनरल रूल ऑफ थम्स के ना चुनते हुए हमें साइंटिफिकली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, ऐसे टेलर कहते हैं। टेलर कैसे साइंटिफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, ये जब हम उनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं, पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेडरिक टेलर के अकॉर्डिंगली साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है वो देख लेते हैं पहले हम लोग।
देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इफ दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति से आप क्या काम करवाना चाहते हो और वो व्यक्ति उस काम को कैसे आसान से आसान तरीके में कह लीजिए या बेहतर से बेहतर तरह से उस काम को कर सकता है, कम पैसों में ज्यादा बेहतर कैसे वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, इसी को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली बेटा यू नो वेरी वेल, जब आप साइंस की बात करते हो, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आप कह लीजिए, तो यहाँ पर हर एक चीज जो होती है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप करने की कोशिश करते हो। किसी भी चीज को जब आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में करने की कोशिश करते हो तो उसी को आप साइंटिफिक टेक्निक्स या साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हो। तो ओवरऑल हेनरी फायोल की तरह टेलर ने 14 प्रिंसिपल तो नहीं दिए, इनके कुछ कॉमन प्रिंसिपल हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है और कुछ हद तक आप कह सकते हो हेनरी फायोल के प्रिंसिपल से मैच करते हैं। इनका सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको हर एक एक्टिविटी के लिए बेसिक साइंस जो है वो यूज करना है। यानी कि किसी भी काम के पीछे का साइंस समझिए, आप सिस्टमेटिक वे में आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, नॉर्मल रूल ऑफ थंब आपको फॉलो नहीं करना है। हार्मनी डॉट डिस्कॉर कहा गया है कि हर एक एक्टिविटी में एक हार्मनी होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन के बारे में कहा गया, यू हैव टू थिंक अबाउट द न्यू आइडियाज, आपके लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कोऑपरेशन के बारे में बताया उन्होंने, नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले, आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हो, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे, यू हैव टू कोऑपरेट विद अदर्स। सिमिलरली डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो हम लोगों ने देखा है उसी तरह से है ये, कि काम को बांट दिया जाए एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ पीपल। एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। ये क्या कहा गया कि आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट करना है जिससे मैक्सिमम इफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है बेनिफिट, दोनों ही पार्टीज को, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो और दोनों ही पार्टी का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल यही सारे प्रिंसिपल्स है जो आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या कहा गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, गाइज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, कोई अनम्यूट रह गया प्लीज आप म्यूट कीजिए, या म्यूट कर लीजिए, ओके। तो क्या कहा गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी, रूल ऑफ थंब मेथड should be substituted with the method developed through scientific analysis of work। यानी कि जो रूल ऑफ थंब है, यानी जो आपका नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है, जो आप मान लीजिए जो जनरल अप्रोच है आपका, जो आप हमेशा अडॉप्ट करते हो, आपको क्या करना है, उस अप्रोच को चेंज करना है, यू हैव टू चेंज दैट बाय the scientific method you can say, or by the scientific analysis, or the method which is developed through scientific analysis। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि डेली मेरे एम्प्लॉय आते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, इससे बहुत सारा वेस्टेज होता है। तो मुझे क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे बनाना है कि जिसके थ्रू वो अपने काम को कर सके। इससे क्या होगा, जो वेस्टेज है वो कम होगा। तो जो रूल ऑफ थंब है वो ना यूज करते हुए मुझे आप कह लीजिए एक साइंटिफिक मेथड बनाना जरूरी है। टेलर इंस्टेड अपॉन अ insisted upon a scientific method of every small work। टेलर कहते हैं छोटा से छोटा काम है तो वो भी साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैटर में मेथड के द्वारा ही होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, टेलर कहते हैं कि ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा और ह्यूमन एनर्जी बचेगा, जिसके बेस पर आप जो भी आपका एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, कम मेहनत में आप ज्यादा आउटपुट जो है वो गेन कर पाओगे। टेलर कहते हैं इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन, अगर आप थोड़ा सा भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू बॉक्स कार्स, कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। अगर आप एक मामूली काम भी कर रहे हो, मान लीजिए अगर आप आयरन शीट भी अगर रख रहे हो किसी एक बॉक्स में, तो उसको भी आप सिस्टमैटिक वे में अगर करोगे तो प्रॉपर होगा। आपने गाइस देखा होगा, अगर आप एक बैग में अगर सामान रख रहे हो, अगर आप कपड़े रख रहे हो बैग में, अगर आप ऐसे ही सारे कपड़े उठाकर रख दो, तो मान लीजिए अगर 7 जो आपके 7 क्लोथ जो है वो अगर बैग में आ रहे हैं, अगर आप उसको सिस्टमैटिकली रखोगे तो आप देखते हो 10 क्लोथ आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप कोई भी काम साइंटिफिकली करते हो, जब आप कोई भी काम सिस्टमैटिकली करते हो, तो अल्टीमेटली आप ज्यादा
कम मेहनत में कह लीजिए आप ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हो, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हो। तो वही टेलर ने कहा कि हर एक्टिविटी के लिए आपको साइंस अप्लाई करना है, सिस्टमैटिकली करना है। जो नॉर्मल रूल ऑफ थंब है आपको वो यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हार्मनी की। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात करिए। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो एम्प्लॉय के बीच में आपस में जो कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसे डिस्कॉर्ड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करें हार्मनी की। क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है शांति बिटवीन द एम्प्लॉय के बीच में आपस में, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में आपस में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कह लीजिए। तो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना है आपको जितना हो सके, और ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करनी है। होता क्या है बेटा, अगर आपके एम्प्लॉय के बीच में अगर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, तो ऐसे केस में अल्टीमेटली आप एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके जो भी गोल है आप उन गोल को अचीव कर पाओगे। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी अचीव होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, टेलर कहते हैं कि एम्प्लॉय को आपस में जो भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच के जो भी मतभेद हैं उन्हें निकाल देना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनको निकाल देना है, जो भी डिस्कॉर्ड्स उनको निकाल देना है। एक हार्मनी क्रिएट होना चाहिए, एक शांतिपूर्वक माहौल जो है वो क्रिएट होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focus on change in attitude of employee and management. आपको एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है गाइस उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो लेबर है उसको लगता है कि मैनेजमेंट उसका दुश्मन है, और मैनेजमेंट को लगता है कि लेबर उसका दुश्मन है। ऐसे केस में या लेबर को लगता है कि मैनेजमेंट उससे फायदा कमाने की कोशिश कर रहा है, और मैनेजमेंट को लगता है कि लेबर जो है वो मैनेजमेंट का फायदा उठा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन दोनों के लिए हार्मफुल है। तो क्या कहा गया, मैनेजमेंट और लेबर दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में बोथ आर इक्वल इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप कह लीजिए कि एक फुल कोऑपरेशन होना चाहिए, पूरी तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट दोनों ही जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए आगे का जो पॉइंट है हमारा वो भी इसी तरह से है, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है जब एम्प्लॉय सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं तो आप उसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। क्या कहा गया, टेलर कहते हैं कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन पे चलता है। ये प्रिंसिपल म्यूचुअल कोऑपरेशन की ओर इशारा करता है। क्या कहता है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट ये दोनों अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, टीम स्पिरिट क्रिएट करें, तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे में क्या कहा गया, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर सजेशन ऑफ द गिवन बाय द एम्प्लॉय। देखिए होता है क्या, अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मुझे जूही ने कोई सजेशन दिया या बेबी ने मुझे कोई सजेशन दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये तो मेरे स्टूडेंट है, इनका क्या सजेशन मानने का, और उसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे में क्या होगा, जूही को या बेबी को लगेगा कि उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है, और उनके माइंड में मैनेजमेंट के प्रति जो है वो निगेटिव एटीट्यूड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के सजेशन को नहीं मानता है, तो वहां पर मैनेजमेंट के प्रति एम्प्लॉय के माइंड में एक निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है। इसीलिए कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय के जो सजेशन है उसको वैल्यू दे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो एम्प्लॉय के सजेशन जरूर लिए जाए। एम्प्लॉय को इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस होता है, एम्प्लॉय को अच्छा महसूस होता है, आप ऐसा कह सकते हो। उससे लगता है कि यार वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। एट अ सेम टाइम क्या कहा गया, ये तो मैनेजमेंट की बात हो गई। एम्प्लॉय शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। मैनेजमेंट के लिए क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉय को वैल्यू देना है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय का रिस्पेक्ट करना है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय को आप कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने की परमिशन देनी है। साथ ही साथ एम्प्लॉय के लिए क्या कहा गया कि एम्प्लॉय को भी स्ट्राइक नहीं करना है, कोई अननेसेसरी डिमांड क्रिएट नहीं करना है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। तो दोनों को ही ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के टू इंपॉर्टेंट पिलर है, और इनके बेस पर ही ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। सो दैट वाज अबाउट द कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। टेलर कहते हैं कि मिलकर काम करेंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही कह लीजिए कि टेलर भी क्या कहते हैं कि अगर हम लोग मैनेजमेंट और
एम्प्लॉय दोनों अगर मिलकर इंटीग्रली अगर काम करें, एक साथ अगर काम करें, एक फ्लो में अगर काम करें, तो ही जाकर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज सक्सेस मिलने वाला नहीं है। देन टेलर बात करते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। टर्म नया नहीं है, पहले भी हमने 14 प्रिंसिपल में भी देखा। क्या कहा जाता है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय सारे काम नहीं कर सकता, तो होता ऐसा है कि हर एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है। टेलर क्या कहते हैं, जस्ट लाइक फायोल, टेलर क्या कहते हैं कि ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होना चाहिए बिटवीन मैनेजर एंड लेबर। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैनेजर और लेबर के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए। होता क्या है कि मेजर प्लानिंग इज ओवरऑल, क्या होता है कि जो प्लानिंग है आपने देखा है टॉप लेवल द्वारा होती है या मिडिल लेवल द्वारा होती है, तो जो अथॉरिटीज है वो उन्हीं के पास रह जाती है। तो एम्प्लॉय कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन, क्या कहा गया कि ओवरऑल जो भी डिसीजन है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको पूरा करेगा। उसके बाद में जो एम्प्लॉय है वो रिपोर्ट करेंगे, यानी कि जो भी रिपोर्ट है वो सारा रिपोर्ट सुपीरियर को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉय दैट परफॉर्म कैन बी इम्प्रूव। क्या कहा गया, देखिए अगर मैं एक मैनेजर हूँ और मैं सिर्फ एक्टिविटी आपको काम बताकर चला जा रहा हूँ, तो ऐसे में आप बोलोगे यार ये तो खुद काम बताता है और निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना, बीइंग अ मैनेजर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको काम देने के बाद में एम्प्लॉय को हेल्प करना चाहिए उस काम को पूरा करने में। और अगर कहीं उसको कोई दिक्कत आ रही है, यानी अगर वो कोई काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको एनकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करोगे, गाइड करोगे, हेल्प करोगे, तो गाइज उसका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होने ही वाला है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में हम यही देखते हैं कि वर्क जो है वो डिवाइड होना चाहिए और मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क डिवाइड करने के बाद में वर्क पूरा होने तक वो गाइड करे एम्प्लॉय को। देन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। देखिए क्या कहा गया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इस एम्प्लॉय। देखिए आपके एम्प्लॉय कितने कैपेबल हैं, कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, तो आपके एम्प्लॉय कितने कैपेबल है, आपके एम्प्लॉय का स्किल कितना ज्यादा है, उसके ऊपर अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि आपको अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, ताकि वो अपनी कह लीजिए जो भी उनकी कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सके। अल्टीमेटली आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए गाइस मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इसी पे डिपेंड करता है कि मेरे एम्प्लॉय कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर इफिशिएंसी। हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सके। अगर वो अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा पा रहा है तो अल्टीमेटली इसका फायदा आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली दिस वाज ऑल अबाउट टेलर्स प्रिंसिपल। एक बार फिर से मैं आपको सारे प्रिंसिपल जो है वो बता रहा हूँ। इसके पहले मिस्टर टेलर के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन में आपको टेलर के बारे में लिखना है। टेलर एक अमेरिकन मैकेनिस्ट थे, लेकिन कह लीजिए कि अपनी मेहनत के दम पर, अपने हार्डवर्क की वजह से ही बिकेम द चीफ इंजीनियर इन द कंपनी। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए साइंटिफिक डेटा के बेस पर, और उसी के बेस पर उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट किया। यही रीजन है कि उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो टेलर ने कहा कि कोई भी डिसीजन आप नॉर्मल मेथड में मत लीजिए, साइंटिफिकली हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। इससे कह लीजिए कि आपका जो ओवरऑल इफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगा। हर एक एक्टिविटी को आप ट्रायल एंड एरर बेस पे करते रहोगे बार 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 बार, तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए आप साइंटिफिकली करोगे तो एवरीथिंग विल बी गुड। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए। प्रिंसिपल्स में उन्होंने कहा कि हर एक चीज जो है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, यानी साइंस के बेस पर। ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन, यानी कि ओवरऑल एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों को एक दूसरे का दोस्त समझना चाहिए आपस में, एक दूसरे को, ना कि एक दूसरे का दुश्मन। कोऑपरेशन होना चाहिए, आपको इंडिविजुअलिज्म को अवॉइड करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम प्रॉपरली बटे हुए होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉय को डेवलप करना है, उसका स्किल इंप्रूव होगा तो ही आपको मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी मिलने वाला है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर।
इसको FW टेलर्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। 7.5 मार्क्स के लिए पूछेगा, सॉरी 5 मार्क्स के लिए पूछेगा आपको शॉर्ट नोट के लिए। 6 पॉइंट आपको लिखना है विथ इंट्रोडक्शन। इसके आप कह लीजिए, और इसके आगे एक और आंसर था हम लोगों का, बट वो आंसर जो है आपको एग्जाम किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा वो हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर होगा। यहाँ पर मैं लेक्चर कह लीजिए रोक रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप वो डाउट पूछ सकते हो।